प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। जैसा कि हमने अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ये जानने का प्रयास किया कि उसने किस तरीके से 1296 में अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या करने के उपरांत दिल्ली के तख्त को प्राप्त किया। 1296 में दिल्ली के तख्त को जब उसने प्राप्त किया तो जैसा कि कहा जाता है कि उसने जलाली अमीर सरदारों के बीच में इतना सोना बांटा कि वो अपने सुल्तान की हत्या का बदला लेने की जो सोच रहे थे वो भूल गए। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जिसने 1296 के पश्चात उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विजयी अभियान की जो शुरुआत की, जैसा कि उसने 1299 में गुजरात विजय से अपने उत्तर भारत के विजयी अभियान की शुरुआत की थी और उसके पश्चात उत्तर भारत के अंदर जो राज्य थे, चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे रणथंबोर की बात करें, चाहे चित्तौड़ की बात करें, चाहे जालोर की बात करें या मालवा की बात करें, इन सभी राज्यों को जीतने के उपरांत उसने दक्षिण भारत का विजयी अभियान की भी शुरुआत की। लेकिन इसी दरमियान जब उसने अपने उत्तर भारत के विजयी अभियान की शुरुआत की थी 1299 में, कहा जाता है कि उसके समय में एक तरफ वो अपने विजयी अभियान को अंजाम देने में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ हम यहां देखते हैं कि कुछ विद्रोही अमीर सरदारों के द्वारा राजधानी के अंदर विद्रोह किया गया। कुछ के द्वारा विद्रोह रणथंबोर विजयी अभियान की जब शुरुआत उसके द्वारा 1300 ईस्वी के अंदर की गई, तब कहा जाता है कि उसने उस समय वह तिलपट नामक स्थान पर रुका हुआ था। यहां अकत खां नामक एक अमीर सरदार के द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया और उसे इतना घायल कर दिया और तत्पश्चात लगातार उसके राज्य में इस तरीके के अमीर सरदारों के द्वारा विद्रोह हो रहे थे। इन अमीर सरदारों के द्वारा जिस प्रकार का विद्रोह राजधानी के अंदर हो रहा था, प्रांतों के अंदर हो रहा था, इस बात को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही चिंतित था। कहा जाता है कि उसने इन विद्रोह का मूल कारण ढूंढने का निश्चय किया और उसने ये पता लगाया कि आखिर ये जो विद्रोह होते हैं वे विद्रोह क्यों होते हैं। इन विद्रोह से निपटने के लिए उसने अपने खुफिया तंत्र को यहां मजबूती प्रदान की। कहा जाता है कि उसके द्वारा जो गुप्तचर व्यवस्था, जो कि उसकी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी, इस गुप्तचर व्यवस्था को उसने मजबूत किया और उसने ये पता लगाया कि जिन अमीर सरदारों के द्वारा जिस प्रकार से राजधानी में आए दिन विद्रोह किया जाता है और सुल्तान के तख्त को पलटने का यहाँ कार्य किया जाता है, आखिर उन अमीर सरदारों के विद्रोह को किस तरीके से निपटा जाए। ये तमाम वो कारण थे। इन कारणों को मद्देनजर रखते हुए बलबन की भांति उसने अपने राजत्व सिद्धांत का यहाँ प्रतिपादन किया। कहा जाता है कि वो ये जानता था कि जिस प्रकार से बलबन ने ताज की शक्ति को निरंकुश बनाने के उद्देश्य से अपने राजत्व सिद्धांत का और सुल्तान पद की खोई हुई गरिमा व प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से अपने राजत्व सिद्धांत का यहाँ प्रतिपादन किया और उस प्रतिपादन के दौरान उसने जिन प्रथाओं को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जिन व्यवस्थाओं को उसने दरबार में लागू किया, वही व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में स्थापित करना चाहता था। कहने का अभिप्राय, वो इस बात से भली भांति परिचित था कि जिस प्रकार से बलबन ने राज्य का देवीय सिद्धांत का यहाँ प्रतिपादन किया और अपने आप को यहाँ धरती पर खुदा का प्रतिनिधि माना, इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी भी ये मानता था कि सुल्तान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और वो यहाँ पर अल्लाह का प्रतिनिधि है। इसलिए सभी अमीर सरदार और अधिकारी उसके सेवक के समान है। इसलिए कहा जाता है कि उसने अपने दरबार के अंदर किसी भी व्यक्ति की वो सलाह पसंद नहीं करता था और न ही किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी अमीर सरदार के द्वारा उसे सलाह देने की कोशिश की जाती थी। वह एक निरंकुश शासक की भांति यहां कार्य कर रहा था। केवल मात्र एक व्यक्ति ऐसा था जो उसे सलाह दे सकता था, वो था अलाउल मुल्क, दिल्ली का कोतवाल, जो कि उसका पुराना मित्र था। वही सुल्तान को हर समय जब भी सुल्तान के द्वारा उससे सलाह मांगी जाती थी तो उसे सलाह देने का कार्य किया जाता था।
राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत उसने इस बात को जानने का प्रयास किया कि एक निरंकुश शासक के द्वारा जिस तरीके से कार्य होने चाहिए और जनता के अंदर जिस प्रकार का भय व्याप्त रहना चाहिए और उसके अधिकारियों के मन में सुल्तान का भय व्याप्त होना चाहिए, वो वही व्यवस्था यहां अपने दरबार के अंदर स्थापित करना चाहता था। इसके अंतर्गत उसने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए, आज हम उन्हीं कार्यों की यहां चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि अपने आरंभिक शासन के आरंभिक दिनों में जिस प्रकार का विद्रोह हुआ, उन विद्रोह से चिंतित होकर के नहीं, उसने ये जानने का प्रयास किया कि तुर्की अमीर सरदार या जलाली अमीर सरदार जो अभी भी बचे हुए थे, वो आए दिन सुल्तान के विरुद्ध जो विद्रोह करते हैं, आखिर उस विद्रोह के पीछे कौन कौन से कारण निहित है। उसने अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया, सबसे पहले कि इन अमीर सरदारों के पास में कितनी भूमि है, इनके पास में कितनी संपत्ति है। और उसने एक शाही फरमान के द्वारा जितने भी अमीर सरदार थे, उन सभी अमीर सरदारों की उसने संपत्ति को जब्त किया और उनके पास में केवल इतनी ही भूभाग छोड़ा जिससे कि वो अपने परिवार के आजीविका चला सके। इतनी ही भूमि उनके पास में छोड़ी कि जिससे कि वो अपना गुजारा बसर कर सके। और इतना ही नहीं, उसने प्रत्येक अमीर सरदार के पीछे या अपने दरबार के अंदर जो अधिकारी थे, उन सभी के पीछे उसने गुप्तचर लगा दिए और ये गुप्तचर आए उन पर नजर बनाए हुए रखे रहते थे हमेशा। साथ ही उसने जितने भी धर्मावलंबी लोग थे, उलेमा वर्ग के लोग थे, जिनको कि पूर्व में जिस प्रकार से सरकार की ओर से जो भूदान मिला हुआ था, भूमि जो दान में मिली हुई थी, वो सारी की सारी यहाँ खालसा कर ली गई, उसे सरकारी भूमि के अंदर तब्दील कर लिया गया। और इस प्रकार से अब यहाँ न केवल उसने तुर्की अमीर सरदार, जलाली अमीर सरदार, अपने दरबार के अंदर जो उच्च पदों पर आसीन जो अधिकारी थे, बल्कि धर्म अधिकारियों से भी उसने वो सारी की सारी संपत्ति, सारी की सारी भूमि एक तरीके से छीन ली। कहते हैं कि उसकी जो गुप्तचर व्यवस्था, जिसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि गुप्तचर जिस प्रकार से उसे जानकारी दिया करते थे, उसने जिस प्रकार से गुप्तचरों का जाल पूरे साम्राज्य के अंदर फैला रखा था, गुप्तचरों के जाल से यहां तुर्की अमीर सरदार, उसके दरबारी इतने भयभीत थे कि यहां बर्नी लिखता है अपनी तारीख फिरोज शाही के अंदर कि रात के समय जब कोई अमीर सरदार अपनी बेगम से बात करता तो अपनी बेगम से कहता कि बेगम आहिस्ता बोलिए, कहीं गुप्तचर ना सुन ले। कहने का अभिप्राय कि यहां गुप्तचर व्यवस्था को उसने इतना श्रेष्ठ बनाया। दूसरा हम यह देखते हैं कि उसने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत यहां बलबन के राजत्व सिद्धांत को ही यहां एक तरीके से उसके द्वारा प्रतिपादित करने का या स्थापित करने का पुनः प्रयास किया गया था। इतना ही नहीं, उसने अपने राज्य के अंदर जिस प्रकार की विद्रोहीकारी प्रवृत्तियों को अंजाम जो अमीर सरदार दे रहे थे, उनके विरुद्ध उसने कठोर कार्रवाई की। और कठोर कार्रवाई करते हुए उसने अपने शाही फरमान के द्वारा संपत्ति को तो जब्त किया ही, उनके पास केवल उतना ही भूभाग छोड़ा। उसने दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वो किया अपने राज्य के अंदर, अपने दरबार के अंदर उसने मद्य निषेध, जितने भी मादक पदार्थों की यहां बिक्री होती थी, उन पर एक तरीके से उसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। और उसने मादक पदार्थों के ऊपर प्रतिबंध ही नहीं लगाया, मदिरा को उसने निषेध ही नहीं किया, बल्कि उसके द्वारा जिस प्रकार से आए दिन अमीर सरदारों के द्वारा शाही दावतों का आयोजन किया जाता था, इन शाही दावतों को आयोजन पर उसने पूर्णतः रोक लगाई। शाही दावतों पर रोक लगाने के पीछे उसका उद्देश्य जो था वो सिर्फ यही था कि इन शाही दावतों में जिस प्रकार से शराब परोसी जाती थी और इसके साथ साथ सुल्तान के विरुद्ध जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियों को अंजाम दिया जाता था, इनको रोकने का ही एक उसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ उसने जितने भी उसके दरबार के अंदर दरबारी अमीर सरदार थे, उन सभी के लिए उसने ये आदेश जारी किया कि कोई भी सुल्तान की बिना इजाजत के किसी भी अमीर सरदार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। कहने का मतलब कि यहां
अब अमीर सरदारों को अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए भी सुल्तान से आज्ञा लेनी पड़ती थी, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि जिस प्रकार के शाही दावतें आयोजित होती है और उन शाही दावतों में जिस प्रकार का षड्यंत्र सुल्तान के विरुद्ध रचा जाता है, या जिस प्रकार से प्रांतपतियों के द्वारा जो आपसी संबंध स्थापित किए जाते हैं और वो आए दिन किसी न किसी प्रकार से सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, इन सब पर रोक लगाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत किया और उसने निरंकुश शासक की भांति इस बात को स्पष्ट किया। जैसा कि कहा जाता है कि वो खुद भी, यहां हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के अंदर दो ऐसे वर्ग थे जो दोनों ही वर्ग सुल्तान को, दो वर्ग जो कि सुल्तान को हमेशा उसके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश किया करते थे। एक वर्ग था अमीर सरदारों का और दूसरा वर्ग था या उलेमाओं का, उलेमा वर्ग। अमीर सरदारों के अंदर यह प्रांतपति और उसके दरबार में जो भी उच्च पदाधिकारी थे वो सम्मिलित थे। उलेमा वर्ग के अंदर धर्म के मामलों में जो सुल्तान को राय दिया करते थे, जो मुल्ला मौलवी हुआ करते थे, उन्हें यहाँ जो धर्म की व्याख्या करने का एक तरीके से अधिकार रखते थे, उन्हें उलेमा वर्ग कहा गया है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त करने की कभी कोशिश नहीं की, केवल सिद्धांत के रूप में उसने अपने आप को खलीफा का नायब बताने का प्रयास किया। उलेमा वर्ग के द्वारा जो भी कोई राय दी जाती थी उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। वह उलेमा वर्ग का किसी भी प्रकार से राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप अगर कोई करता था तो उसे वो हमेशा रोकता था। कहने का मतलब कि यहां उलेमा वर्ग को उसने पूरी तरीके से काटने का कार्य किया। वो खुद भी ये कहता था कि मैं जो करता हूं राज्य की भलाई के लिए मैंने किया है। मैं नहीं जानता कि कयामत की रात को क्या होगा। मैंने जो किया है वो सही किया है, राज्य के हित में है, वही मैं करूंगा, इसके आगे मैं और कुछ नहीं। उलेमा वर्ग के द्वारा जो भी राय उसे दी जाती थी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। इस तरीके से उसने यहां धर्म को राज्य पर हावी होने का कभी अवसर उसके द्वारा प्रदान नहीं किया। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उसने जिस तरीके से धर्म को राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया, उसकी मृत्यु के बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं रखा और ये उसकी मृत्यु के साथ ही उसके उत्तराधिकारी यह कहे कि खिलजी वंश के पतन के बाद वापस एक बार पुनः उलेमा वर्ग का राज्य पर एक तरीके से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ न केवल तुर्की अमीर सरदारों की, खिलजी अमीर सरदारों की, उसके दरबार में जो उच्च पदाधिकारी थे उनको, उनकी शक्ति को नियंत्रण करने का एक तरीके से उसके द्वारा प्रयास किया। हमारी चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू।